बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, कल हमने बात की स्क्वाड की अगेंस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान T20 क्रिकेट का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ सलमान अली आगा जिसकी कप्तानी कर रहे हैं। बहुत सी बातें हुई और मैंने तकरीबन हर चैनल पर देखा, हर एक्सपर्ट को देखा, एक्स क्रिकेटर को देखा, वो यही बात कर रहे थे कि आखिर क्यों आमिर मीर साहब को आना पड़ा स्क्वाड अनाउंस करने के लिए। और जिस तरह का तल्ख लेजा आमिर मीर साहब ने रखा हुआ था, अब वो जो है वो सहाफ़ियों को नागुज़ीर गुजरा है। और इस तरह की चीज़ें जो है हमने माजी में कभी नहीं देखी और ना कभी शायद ये फ्यूचर में देख सकें। जिस तरह की रिवायत इस वक्त पीसीबी ये डालने जा रहा है जो कि अच्छी नहीं है। ये यकीनी तौर पर सिलेक्टर्स का काम है जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है ताकि उनसे सवाल हो जाए कि फलां बंदा किस बेसिस पर, किस कारकर्दगी पर ये सिलेक्ट किया गया है। अब ये टीम सेलेक्ट की सिलेक्टर्स ने, अब आमिर मीर से सवाल अगर किया जाए कि ये मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है, पहली बात तो ये कि बाहर क्यों हुआ, जब बाहर हुआ तो फिर अब किस बेसिस पे वापसी हुई है, किस परफॉर्मेंस पे वापसी हुई, तो वो आमिर मीर उसका जवाब नहीं देंगे, वो सिलेक्टर जवाब देंगे जिन्होंने प्रॉपर इस पर वर्किंग करने के बाद मोहम्मद नवाज को जो है वो उस टीम में सेलेक्ट किया है। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब की दीगर खेलों की जानिब भी इस वक्त तवज्जो है। हमने देखा इसहाक डार साहब ने भी हॉकी को बड़ा सीरियस लिया और उसको कहा कि जितने भी मामलात हैं इसको सेटल डाउन किया जाए, इस पर नजरसानी करे हुकूमत। प्लस चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ये एहसामुल हक जो उसके टेनिस फेडरेशन के टेनिस स्टार हैं उन्होंने उनको भी बुलाया, उनसे मुलाकात की है। प्लस आज वनडे और टेस्ट की रैंकिंग जारी हुई है। वनडे में बाबर आजम की दूसरी पोजीशन है, टॉप 10 ऑलराउंडर्स में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं है। इसके अलावा जनाब जो हमने बात की थी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, उस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अली तनोली साहब और उसके साथ अहमद ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद साहब, सर आपसे आगाज़ कर लेते हैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की हमने बात की है। आपको पता है कि शुएब मलिक के बाद मजीद 2 मेंटोर्स जो हैं वो पीसीबी से अलग होगी क्योंकि चैंपियंस कप खत्म कर दिया गया, ठीक है, T20 वनडे दोनों खत्म कर दिए गए। 1 साल 2 साल का गालिबन इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब देखना ये कि शुएब मलिक तब अलग हुए थे, अब सरफराज और मिसबाह उल हक ने भी अपने आप को अलहदा कर लिया, लेकिन वो जो खिदमात है ना वो क्रिकेट अकेडमी में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल उन्हीं पैसों में अब नौकरी हटा दी गई है, एक सीट से उठाकर दूसरी में कर दिया गया है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पैसे देने पड़ने थे 3 महीने की तनख्वाह वो ना देनी पड़े, या फिर ये पहले ये 2 बंदे पाइपलाइन में थे कि ये एनसीए ज्वाइन करेंगे। देखें, हो तो ये है पीसीबी में कि जिस बंदे को हटाया जाता है एक सीट से उसको किसी और सीट के ऊपर लगा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जितने भी नाम आपने लिए हैं, सरफराज अहमद हैं, शुएब मलिक हैं, मिसबाह उल हक हैं, क्या इन सारों को ये नहीं पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है? या तो इनको पता नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इनको पता नहीं है, और अगर इनको पता है, जो कि इनको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये लोग बोल क्यों नहीं रहे? ये अपनी जो म्यूजिकल चेयर इनकी लगी हुई है, एक कुर्सी से उठा के दूसरी कुर्सी के ऊपर ये चले जाते हैं, लेकिन ये ज़बान अपनी बंद रखते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इतनी जो सर्विसेज आपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दी है, इतनी लेगेसी आपने दी है, और मतलब ख़ास तौर पर सरफराज अहमद, मैं उनकी जितना मोतरफ़ हूँ, आप जानते हैं इस बात को कि उन्हें पाकिस्तान ने ग्लोरी दिलाई थी, लेकिन ये लोग जब पीसीबी के अंदर आते हैं, जब वे कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, तो न जाने कौन सी ऐसी मसलहत है जो इनके आड़े आ जाती है। अब जिस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं उसमें मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 डे क्रिकेट अंडर 19 की, वो सिरे से गायब है, और इनमें से एक बंदे ने इसके ऊपर बात नहीं की। क्या इनको इस बात का पता नहीं होगा? डेफिनेटली ये सारे वही लोग हैं जो सारे इस प्रोसेस से, सिस्टम से खुद गुजर कर आए हैं। ये अंडर 19 के कप्तान थे सरफराज अहमद, वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। ये उससे नहीं गुजरे होंगे उस पोजीशन से। ये जब प्लेयर बन रहे थे तो इनको ये नहीं पता कि प्लेयर कैसे बनने हैं। तो जब इनको इन सारी बातों का पता है तो फिर ये लोग अब तक चुप क्यों हैं? और जिस सिलेक्शन की आपने बात की है कि जो लोग कल आके टीम अनाउंस कर रहे थे, उनमें से एक साहब जो है वो कल ये कह रहे थे कि जी हम तो क्लब क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं, हम कॉलेज क्रिकेट से वो शुरू हुए और फिर स्कूल क्रिकेट तक और क्लब क्रिकेट तक वो जाते गए। उन साहब को ये पता है कि क्लब क्रिकेट बंद हुए कितना अरसा हो गया? मॉडल टाउन के जो क्रिकेट क्लब्स थे वो एक ज़माने में लाहौर की नर्सरी हुआ करते थे प्लेयर्स देने में। आपको ये पता है कि मॉडल टाउन के क्लब्स जो हैं मॉडल सोसाइटी ने ले लिए हैं, आप वहाँ पर कोई क्रिकेट नहीं होती। तो क्लब क्रिकेट है कहाँ पे? और जिन लोगों को आपने कल ला कर बिठाया है मीडिया से बात करने के लिए कि सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दें, जिस तरह से उन्होंने कल ट्रीट किया है, मतलब शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ये सवाल पूछा गया कि वो टीम में क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जी बस ठीक है, वो नहीं है, उनका नाम नहीं लिखा हुआ स्क्वाड के अंदर, वो नहीं है टीम के अंदर। तो इस तरह की एरोगेंस का अगर आप मुजाहरा करेंगे, इस तरह के लोग जो कभी खुद इस सिस्टम से नहीं गुजरे हैं, जिनको नहीं पता क्रिकेट क्या होती है, जिन्होंने कभी मतलब सीम पोजीशन से बॉल को पकड़ के देखा भी नहीं होगा कि उसको बॉल कैसे पकड़ते हैं, वो क्या सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि जो जिन रिस्पेक्टेड प्लेयर्स के आपने अभी नाम लिए हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनको यहाँ पर सामने आना चाहिए, उनको यहाँ पर आकर बात करनी चाहिए। सवाल तो उनसे होना चाहिए कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आपको पता है ये जो 2 अलग हुए हैं ना मजीद, वो सकलैन मुसाक और वकार यूनुस हैं, ठीक है।
तो इनको तो स्टैंड लेना चाहिए था। इनको इवन ये कहना चाहिए था कि वापस, अब वकार यूनुस साहब जो हैं वो निजी चैनल पर जब बैठे होते हैं अलॉन्ग विद वसीम अकरम, अब वो यही बात कर रहे होते हैं कि सारा बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ है कि हमारी टेस्ट क्रिकेट 3 डे 4 डे क्रिकेट खत्म हो गई है। अब यहाँ पर इतने सीनियर प्लेयर्स, सकलैन मुश्ताक जैसे लोग, वकार यूनुस जैसे लोग, इनको इंसिस्ट करना चाहिए था कि ये चीज़ें ख़त्म ना करें, इनमें मजीद चीज़ें ऐड करें, इसमें 3 डे 4 डे क्रिकेट ऐड करें, तो फिर डेफिनेटली शायद वो बोल रहे हैं जितनी इज्जत इनको दे दी है और जितना पैसा इन्होंने कमा लिया है क्रिकेट से, मैं नहीं समझता कि इन्हें किसी किस्म की कोई ये भूख होगी कि वो पीसीबी के अंदर बैठे रहें, उनको पैसे मिलते हैं। पैसे कोई लालच और कोई तमा उनको नहीं होगी, लेकिन मतलब न जाने कौन सी ऐसी मसलहत है, ये तो उनसे खुद पूछ के बात करनी पड़ेगी। या तो पीसीबी में उनकी बात सुनी नहीं जाती है, और मुझे लग रहा है कि ये जो की टीम का अनाउंस हुई है उसमें भी सिलेक्टर से कोई मशवरा नहीं लिया गया। जब सिलेक्टर से मशवरा नहीं लिया गया तो फिर जाहिर है कि सिलेक्टर सामने आके टीम को कैसे पेश कर देते कि जी ये टीम हमने बनाई है। तो जब तक मतलब जो एक ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी के अंदर, उसमें जो नॉन क्रिकेटर्स की एक मोनोपोली बनी हुई है, वो जब तक नहीं टूटेगी उस वक्त तक सूरत हाल ऐसी की ऐसी ही रहेगी। और ये तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जो साबिक क्रिकेटर्स वहाँ बैठे हुए हैं पीसीबी के अंदर, वो आवाज़ बुलंद करें, वो बोलना शुरू करें। वकार यूनुस साहब पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी रहे हैं, रेड बॉल में पाकिस्तान के लिए वो बतौर कोच भी सर्व कर चुके हैं, उनके बतौर क्रिकेटर इतनी लेगेसी है। सकलैन मुश्ताक के बारे में बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, दूसरा उन्होंने ईजाद किया है। पाकिस्तान में ऑफ स्पिन के मतलब चंद बड़े अगर नाम लिए जाएं तो उनमें सबसे बड़ा नाम सकलैन मुश्ताक ही होंगे मेरा ख्याल है। लेकिन न जाने ऐसी कौन सी मसलियत है कि ये लोग बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं। और वही अगेन बात कि जिस तरह हॉकी का बेड़ा गर्क साबिक ओलंपियंस ने किया है, उसी तरह क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने के लिए भी हमारे साबिक क्रिकेटर्स जो है वो तुले बैठे हैं। और जो भी तबाही इस वक्त पीसीबी के अंदर हो रही है और जो कुछ ये सारा कुछ हो रहा है, इसके ऊपर भी ये लोग इसलिए चुप हैं कि इन्हें पता है कि 6 महीने बाद इसके नताइज क्या बरामद होने हैं। सिलेक्टर्स कल क्यों नहीं आए? सिलेक्टर्स कल इसलिए नहीं आए कि उन्हें ये पता है कि जो टीमें अनाउंस हो रही हैं, जिसमें हसन अली बांग्लादेश की उस टीम के खिलाफ जो उनकी टॉप टियर टीम नहीं है, वो होम पिच के ऊपर खेल सकता है। लेकिन जब टीम बांग्लादेश जा रही है, जहां पर बांग्लादेश की टीम बेटर परफॉर्म करती है, वहां पर हसन अली टीम से ड्रॉप है। और हसन अली मुस्तकिल जो है वो उस फॉर्मेट के अंदर विकेट भी ले रहा है जिस फॉर्मेट की आपने टीम बनाकर भेजी हुई है। तो न जाने कौन सी ऐसी, उनको पता है कि 6 महीने बाद इस टीम का क्या हश्र होना है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो खुद भी खामोश हैं और वो बोल नहीं रहे हैं। तो जब तक ये लोग नहीं बोलेंगे, जब तक इन लोगों का शहर नहीं टूटेगा, जब तक ये नॉन क्रिकेटर लोग बैठे हैं पीसीबी में, उस वक्त तक किसी किस्म की तब्दीली की तवक्को नहीं। अली तनोली साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हम सब? अल्हम्दुलिल्लाह। तनोली साहब, ये जो कल हमने एक सीन देखा है, टीवी स्क्रीन्स पर चल रहे हैं कि आमिर मीर साहब आके टीम अनाउंस कर रहे हैं, और जिस तरह की वो दहशत ज़्यादा अंदाज में जो गुफ्तगू हो रही थी, जवाब दिए जा रहे थे, आप कहना कि तो यही चाहिए था कि सर आप घर बैठकर वीडियो लिंक के जरिए टीम अनाउंस कर देते या फिर व्हाट्सएप कर देते, जो कि जो भी सवाल उनसे पूछा जाता है ये कहता कि व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो सर माजी में कभी इस तरह की कोई एग्जाम्पल हुई है कि एडवाइज़र हों पीसीबी के या फिर किसी भी किस्म के है तो एडवाइज़र ना, वो आकर टीम अनाउंस करें, फिर जब उनसे सवाल किया जाए तो वो आगे से कहें कि जनाब ये सवाल जो है आप ये सही नहीं कर रहे, आप वक्त आएगा तो देखी जाएगी, ये होगा वो होगा। ऐसी कोई एग्जाम्पल मिलती है सर आपके पूरे करियर में? कल आपने एज एडवाइजर आमिर मीर साहब को नहीं देखा? यूं लग रहा था कि कोई इंटीरियर मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसमें कोई एडवाइजर वाली कोई ऐसा आपने वो भी नहीं देखा कि बड़ा सोग का माहौल था उनके चेहरे पर, पता नहीं क्यों सोग सा था, वो गुस्से में स्टार्ट से एंड तक रहे हैं। वो गुस्सा ये था कि उनको बड़े अरसे से साइडलाइन रखा गया। यूं लग रहा था कि कल किसी के थ्रू या सिफारिश के थ्रू उन्होंने कहा कि भाई आपने हमें एडवाइजर रखा है तो आप कहीं ना कहीं हमें कोई रोल तो दें। आपने कल उनका लेजा देखा होगा, वो एडवाइजर कम और इंटीरियर मिनिस्टर ज्यादा, और जो उनके इंटरिम जो आपने देखा होगा हुकूमत थी उसमें वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का किरदार भी अदा किया उन्होंने। तो कल वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कम इंटीरियर मिनिस्टर कम चेयरमैन पीसीबी वाला लेजा उनमें ज्यादा नजर आया। मतलब आप देखें ना कि इससे ज्यादा क्रिकेट की तबाही क्या हो सकती है कि एक एडवाइजर को बिठा के आपने टीम अनाउंस कर दी, और नॉन प्रोफेशनल लोगों से आप क्रिकेट को जब कंट्रोल करेंगे तो उसका क्या हशर होगा। और जो अभी आप बात भी कर रहे थे कि जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको आए रोज चेंज किया जाता है, जबकि आपने देखा होगा जो हमारी बड़ी टॉप क्लास टीम्स हैं, जो चैंपियंस टीम कहलाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, वहां तो स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता। रणजी ट्रॉफी से ले लें, वहां की दूसरे क्लब्स ले लें, काउंटी क्रिकेट ले लें, वो आप देखेंगे कितने अरसे से वही एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के थ्रू खेली जाती है, वहीं से प्लेयर ग्रूम होके ऊपर आते हैं। यहाँ मसला वही है कि जो हमारे, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं
वो अपने आप को कहीं ना कहीं पैसे के उसमें इन्वॉल्व कर लिया है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है, जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंट पास्ट में कोई इशू भी हुआ तो वहां पे वो 90s की डिबेट हुई, उससे पहले की डिबेट हुई, वहां पे ये सवालात उठाए गए कि कौन से प्लेयर ज्यादा बेहतर थे और उन्होंने किन लोगों ने पाकिस्तान को क्या दिया। जबकि आप देखें ना, यहाँ पे मसला वही आता है, जो एक प्लेयर आता है उसके पीछे लॉबिंग शुरू हो जाती है। यहाँ सबको ये खतरा है कि जो स्टार बेस है या जो अभी उनकी एक बड़े नाम है वो किसी ना किसी ओवरशैडो ना हो जाए, कोई ऐसा प्लेयर ना आ जाए कि जो उनकी लेगेसी खत्म कर दे। ये कितनी बड़ी एक आप देखें ना कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बदकिस्मती है कि लोग आज ये चाहते ही नहीं है कि उनसे बड़ा कोई प्लेयर इस मुल्क में आए। या आप देखें ना, ये कितना मुश्किल है, शुएब अख्तर, इंजमामुल हक, वसीम अकरम, वकार यूनस, क्या ये एक प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकते? क्या ये एक प्लेयर को के साथ जाके या उनमें जो कोई लूप होल्स हो या उनमें कोई कमी कुताही हो कि उसके साथ वो लग के वो चीजें बेहतर नहीं कर सकते? वसीम अकरम को यहाँ से बुला के इंडिया में जब बुलाया जाता था पैसों के एवज, तो वो उनको अब पूरे उनको आईपीएल जिता दिए, उनके लोगों को उनको ग्रूम किया, उनकी इन स्विंग आउट स्विंग बेहतर हो गई। यहाँ आप देखें लोगों की टेक्निक्स ही बेहतर नहीं होती और ये बाहर बैठ के तजिए कर रहे होते हैं। यार आप इतने मुल्क के मुखलिस हैं, सारा कुछ है, तो आप ग्राउंड में जाकर उनको क्यों नहीं बता देते? हर चीज आप पैसों के एवज करेंगे। अच्छा, तो दूसरा जब इनसे सवाल किया जाता है जी आप इस क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते, इस डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर क्यों नहीं कर लेते, तो वो कहते हैं जी हमें बुलाया ही नहीं जाता। भाई आप अगर मुल्क के मुखलिस हैं तो आप अपने आप को पेश करें। आप कहें जी मैं ये क्लब ले लेता हूं, मैं एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए, एक जो नॉर्दर्न है, इस तरह की चीजें हैं जो आप जहां जिस शहर से हैं आप उस क्लब को ले लें, उसको बेहतर करके दिखा दें। पर मसला सर अगेन बदनीयती है। कोई नहीं चाहता उससे बड़ा प्लेयर आए, उससे बड़ा नाम आए और जो इस पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करे। नायल ही देखे ना, ये इससे बड़ा एक जुल्म क्या हो सकता है, इससे बड़े एक ज्यादती क्या हो सकती है कि एक एडवाइजर जिसको कभी क्रिकेट की एबीसी का नहीं पता उससे आप टीम अनाउंस करा रहे हैं। और इतने अरसे से आपने हाइप बनाई हुई थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जी सीरीज हो रही है, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ सीरीज हो रही है। यही वो नाम है, ये पहले आ जाते, ये कितना मुश्किल था सर। यही जो नाम है, ये अगर आपने इन एडवाइजरों से ये इंटीरियर मिनिस्टर से आपने ये अनाउंस कराना था, मोहसिन नकवी के तर्जुमान से ये अनाउंस कराना था, तो फिर आप इससे बेहतर है कि आप ये उनको कहते हैं कि भाई आगे बंदे ना बुलाएं, आए टीम अनाउंस करें, सवाल जवाब लेते ही नहीं। जब आप इस तरह की एक नॉन सीरियसनेस होगी क्रिकेट में तो आप बताएं ना कैसे बेहतरी आएगी हमजा भाई। मसला नॉन प्रोफेशनलिज्म का है, प्रोफेशनल लोग सिर्फ मजे ले रहे हैं, पैसे एंजॉय कर रहे हैं और वो इसलिए भी नहीं आना चाहते कि अगर हम आगे क्रिकेट बेहतर हो गई तो हम वाइप आउट हो जाएंगे, हम साइड लाइन हो जाएंगे, हमसे बेहतर लोग आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये नली वाली बात है कि हसन अली ने जब बांग्लादेश की टीम यहाँ पे आई, परफॉर्म करके दिया, 5 किया, एक अच्छा कमबैक हुआ, लेकिन अब जब हसन अली की ज़रूरत थी, कोई मेन बॉलर जो है हमारा, सिर्फ हमने कल भी बात की तो अब्बास अफरीदी मेन बॉलर है जिसका एक्सपीरियंस के लिहाज से देखा, जिसके अलावा और कोई नहीं है। हसन अली शायद काउंटी क्रिकेट में बिजी हैं या फिर उनकी भी कोई इंजरी के मसले में साइल है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान स्क्वाड के हवाले से और हमने देखा कि हसन अली की शमूलियत पर जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर होम सीरीज़ होती है तो हसन अली को शामिल किया जाता है। हसन अली बाउंस बैक करते हैं, कम बैक करते हैं, एक यादगार कम बैक होता है और उसका क्रेडिट भी वो लेते हैं कि मैंने मेहनत की और मैंने ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर बातें नहीं की, मैंने हक के लिए अपने मेहनत की और उसका मुझे फल मिल गया। अब वो फल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मिला है। उनका नाम बांग्लादेश सीरीज़ के खिलाफ, जो कि शेर बंगला स्टेडियम ढाका में 3 T20 मैचेस होने में नहीं है। एम सही साहब, कोई वजह आपको नज़र आती है क्या? कोई इंजरी की खबरें ऐसी, या फिर क्या उनको कहा क्या गया, या फिर वो वाकई काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, उनके पास टाइम नहीं है? देखिए हसन अली को तो ऐसा कोई इंजरी नहीं है, उसकी कोई मतलब ऐसी रिपोर्ट तो नहीं हुई हैं चीज़ें। वो काउंटी मतलब T20 जो उनका हो रहा है वाइटैलिटी ब्लास्ट, वहाँ पर वो खेल रहे हैं, वहाँ पर उनकी कारकर्दगी भी ठीक जा रही है। एक फैक्टर अलबत्ता ये हो सकता है कि बांग्लादेश में चूँकि विकेट जो है वो स्पिन बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं। अच्छा। तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हमें बहुत ज़्यादा नजर आते हैं इस टीम के अंदर, जो टीम बांग्लादेश लेके जाई जा रही है। इसमें खुशदिल शाह भी हैं, इसमें मोहम्मद नवाज भी हैं, सुफियान मुकीम भी एक स्पिन बॉलर के तौर पर मौजूद हैं, सलमान अली आगा खुद जो है बॉलिंग कर लेते हैं, साइम अयूब भी थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। तो शेर बंगला स्टेडियम में चूंकि 3 मैच होने हैं और वहाँ पर जो नंबर्स हैं वो भी यही बताते हैं कि स्पिन को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। 7.1 रन पर ओवर शायद वहाँ हर
T20 के मैच में पर ओवर बनते हैं। तो ये भी हमें बताते हैं कि ज़्यादा जो सिलेक्शन यहाँ पर होनी थी वो ज़ाहिर स्पिन बॉलर्स की होनी थी, लेकिन जाहिर है कि जो एक्सपीरियंस होता है, जब 3 या 4 स्पिन बॉलर लिए जाते हैं, स्पिन डोमिनेंट अटैक खिलाया जाता है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स के अंदर एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन की तरफ जाया जाता है। तो हसन अली इस हवाले से भी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे कि जो भी बॉलर अब ये लेकर जा रहे हैं उनमें से हसन अली के पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, और अगर कहीं टीम फंसती है और टीम को ज़रूरत पड़ती है ब्रेक थ्रू की, तो वहाँ पर हसन अली फॉर्म में भी हैं, उनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं वो भी अच्छी हैं, T20 फॉर्मेट भी वो खेल रहे हैं, तो फॉर्मेट के हिसाब से भी उनको बनता था। अलबत्ता सलमान मिर्ज़ा को ट्राई करना यकीनन यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी था कि PSL के बाद जब उनके बारे में काफ़ी सारी बात होना शुरू हुई और PSL में क्लच टाइम के ऊपर आके उन्हें परफॉर्म करके दिया, तो सलमान मिर्ज़ा को शामिल करना भी इस टीम के अंदर ज़रूरी था। और एक और चीज़ जिसका एडवांटेज उनको मिल जाता है अब्बास आफरीदी को, वो ज़ाहिर है कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी वो कर लेते हैं, तो शायद ये वाली वो फैक्टर हो सकती है जिसकी वजह से उनको हिस्सा नहीं बनाया गया है। हो सकता है कि आने वाले जो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ है उसमें हसन अली हमें स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए नजर आए। तो नवीद साहब, सर आपके ओपिनियन में क्या ख्याल है, बीइंग सीनियर प्लेयर हसन अली को इस टीम में शामिल होना चाहिए था, या फिर ये वही वजूहत हैं, अहमद सईद कह रहे हैं कि वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली विकेट हैं तो इस वजह से हसन अली को प्रेफर नहीं किया गया, समझते हैं यही वजह हो सकती है? तो अनिल साहब शायद आपका माइक ऑफ है। जी आवाज आ रही है? जी जी जी, मुझे लगता है हमें अपने स्ट्रॉन्ग जो हमारी जो फैक्टर है उस पे हमें खेलना चाहिए, ना कि हमें ये दूसरों की जो कंडीशंस हैं उसको देख के या उसकी तरह। और ये जो अभी बात कर रहे थे अहमद भाई, हमने कभी भी टीम सिलेक्शन इस बेस पे की ही नहीं है कि जी वहाँ कंडीशंस क्या हैं या कुछ इस तरह की चीजें, जबकि आपने यहाँ भी देखा होगा हमारे पाकिस्तान में जो सीरीज होती हैं हमें पता है ये स्पिन फ्रेंडली हैं, लो विकेट्स हैं, स्लो विकेट्स हैं, तो हम यहाँ पे स्पिनर्स खिलाएं, पर आपने देखा यहाँ पे हम स्पिनर्स के से ज्यादा हम अपने फास्ट बॉलर पे रिलाई कर रहे होते थे। और फिर होता क्या है कि आकिब जावेद जैसे हीरे सामने आते हैं, वो एक आध टिप्स देते हैं, को बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे, और वो एक मैच या एक टिप की वजह से हम एक टेस्ट जीत जाएं, 2 टेस्ट जीत जाएं, उसकी वजह से हम उनको ला के अपने सर पे बैठा देते हैं। जब वो सर पे बैठाते हैं, जब वो वही टिप्स दे के आते हैं, तो उसके बाद जब वो शुरू में जो बाहर होते हैं तो वो मेरिट की बात कर रहे होते हैं, जब वो टीम में आ जाते हैं तो फिर वो मेरिट पता नहीं कहाँ चला जाता है। अभी भी जो अहमद भाई बात कर रहे थे, हसन अली को जरूर टीम में होना चाहिए, उन्होंने जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, सीनियर प्लेयर्स एकदम से वाइप आउट कर दें ये भी कोई तरीका नहीं है। हमेशा जूनियर प्लेयर के साथ सीनियर प्लेयर को रखा जाता है ताकि वो उनसे सीखें, वो ग्रूम करें, ताकि उनको एक डग आउट शेयर हो और वो चीजों को बेहतर करें। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि यार नए प्लेयर को चांस दें, एक बिल्कुल अगर कमजोर आपको लगता है कि सीरीज है तो आप 1-2 सीनियर्स तो रखें, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मुझे तो लगता है ये जो सारा प्लान था इनके पास बैकअप प्लान ही नहीं होता। ये जो सलमान मिर्जा की बात हो रही थी, सलमान मिर्जा अगर पहले इंजर्ड ना होते नसीम शाह या इस तरह, तो वो तो शायद उनको मौका ही ना मिलता, शादाब खान इंजर्ड ना होते तो सुफियान वकीम को मौका ना मिलता। तो ये कोई मेरिट की सिलेक्शन नहीं है, ये तो बाई चांस एक तुक्का लग गया तो इन बेचारों को मौका मिल गया, वरना तो हम कभी कंडीशंस को देख के हमने टीम सेलेक्ट की नहीं है। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि नॉन प्रोफेशनल लोग जब टीम सेलेक्ट करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऑन मेरिट टीम सेलेक्ट करेंगे। जो लोग खुद नॉन प्रोफेशनल और मेरिट पे नहीं आए तो वो मेरिट पे कैसे बंदा ला के टीम में खिला देंगे। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, खुदा का वास्ता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोफेशनल लोगों को सामने लेके आए, प्रोफेशनल प्लेयर सामने लेके आए, जो प्रोफेशनल जो पूरे जिन्होंने फ्यूचर में आपको जिन्होंने पास्ट में आपको परफॉर्म करके दिया है या उनकी जो हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात हैं, आप उनको सामने लेके आए। आप कब तक ये सियासी लोग या सियासी भर्तियां एडजस्ट करने वाला मामला या इसी तरह के मामला लेके आगे चलते रहेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जी कोई जादू हो जाए तो हम कोई नंबर 1 बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो शमूलियत की हमें समझ आ रही है उनका ना होने की, वो ये है कि शायद हसन अली जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्योंकि आप इस टीम के अगर फॉर्मेशन के ऊपर गौर करें तो बहुत ज़्यादा आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी, जिस तरह की PSL में टीम उतरती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कि वो उसमें बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स होते हैं
और उनकी जो बैटिंग होती है वो 7वें 8वें नंबर पर होती है। यहाँ तक कि हम देखते रहे कि हैदर अली जो है वो 8वें नंबर पर आकर बैटिंग करते रहे। तो ये जो टीम की फॉर्मेशन हमें नजर आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं माइक हेसन के उसी थॉट प्रोसेस की जिसको वो इस्तेमाल करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर। तो अगर हसन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होते तो शायद उनकी यहाँ पर जगह कहीं ना कहीं बन जाती। अच्छा खैर, ये तो हमने पहले भी इसका इजहार किया। जी तुरुल साहब, मैं माइक हैसन की बात कर रहा हूँ। अभी अहमद भाई ने बात की, माइक हैसन चाहते हैं मल्टी टैलेंटेड प्लेयर्स हों। मल्टी टैलेंटेड प्लेयर्स अभी उन्होंने, कहीं आपने सुना भी होगा, उन्होंने बाबर आजम को ये ऑफर की कि आप एज अ विकेट कीपर खेल रहे हैं। पता नहीं उनको कहाँ से ये प्रेशर आ रहा है, या वो कहाँ से वो मल्टी टैलेंटेड। भाई मल्टी टैलेंटेड आप जब सारे ही अगर मल्टी टैलेंटेड खिला देंगे, जो एक प्रोफेशनलिज्म है वो कहाँ जाएगा। जो एक बेसिक एक बैट्समैन है, जो हम बैट्समैन एज अ बैट्समैन प्लेयर को खिलाते हैं, वो भी मल्टी टैलेंटेड खिला देंगे तो वो तो अपनी चीजों से हट जाएगा। पहले हमने ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, हमें शाहीन शाह जैसा एक हीरा निकल के आया जो समझता था मैं ऑलराउंडर हूँ, वो बजाय जिसको उसकी स्पेशलिटी बॉलिंग थी, वो चला जाता था चौथे नंबर पे, यार मैं हिटिंग करूंगा। और भाई खुदा का वास्ता है, आप प्रोफेशनल लोगों को लेके आए और जो उनकी स्पेशलिटी है, चाहे किसी की, अगर बाबर आजम को आप कह रहे हैं कि आप एज अ विकेट कीपर आ जाएं, तो आप पे कौन सा प्रेशर है। मुझे तो लगता है अभी इन्होंने प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं किया। ये तो शुक्र करें कि कोई सुसर साहब अभी एक्टिव नहीं हुए, तो शाहीन शाह को भी ये कह देते कि यार आप कोई वो कंकशन वाले मामले में साहब, आपने ना किसी पैरोडी पेज से ये वाली खबर पढ़ ली है बाबर आजम के कीपिंग वाली ना। ये तो मेरा ख्याल ये माइक हैसन ऐसी कोई बात वैसे कर नहीं सकते, और ऐसा हम वैसे सोच भी नहीं सकते कि माइक हैसन जो ये बात करेंगे बाबर आजम लाइन में इशू है, जरा चेक कीजिएगा। इस किस्म की इत्तलात वैसे आ रही हैं कुछ के दो ऑप्शन दी गई हैं बाबर आजम को टीम में वापस आने के लिए। एक ऑप्शन में ये दी गई है कि अपना स्ट्राइक रेट जो है उसको इंप्रूव कर लें, 150 प्लस पे चले जाएं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप विकेट कीपिंग भी साथ शुरू कर दें ताकि आपको जो जिसे कहते हैं कि मल्टीपल रोल्स के अंदर टीम के अंदर ले आया जाए। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि साहबजादा फरहान जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है विकेट कीपिंग के रोल को निभाने के लिए। तो बाबर आजम को ये दो ऑप्शंस दी गई हैं कि आप या तो मल्टीपल रोल्स के अंदर टीम में आ जाएं, या फिर आप अपना स्ट्राइक रेट जो है वो जिसको सो कॉल मॉडर्न क्रिकेट कहा जाता है उसके मुताबिक आप अपना जो स्ट्राइक रेट है वो 150 प्लस ले जाएं। चौधरी साहब की खबर फिर ठीक है। मैंने कहा कि जिस तरह सोशल मीडिया पे खबरें चल रही होती हैं, पैरोडी अकाउंट से ये सारी चीजें बन रही होती हैं, लेकिन फॉर गॉड से एक बाबर आजम पीसीबी की अक्सर चीजों को सुन के यही लगता है कि ये किसी पैरोडी अकाउंट से शेयर हुई है। लेकिन ये तो टोटली इनसेन। अगर बाबर आजम से कीपिंग का कहा जा रहा है कि अगर आपने टीम में जगह बनानी है तो साथ आपको कुछ और करना पड़ेगा, तो माजरत ये, इसके बाद फिर हम क्या ही कह सकते हैं। बहरहाल जो बाकी टीम डिसाइड हुई है उसमें हुसैन तलत साहब की वैसे क्या परफॉर्मेंस है। अहमद सईद साहब, डोमेस्टिक में अगर चैंपियंस कप से ले ली जाए T20 देखिए, हुसैन तलत ने जो चैंपियंस कप हुआ था उसके अंदर उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। उन्होंने एक सेंचुरी भी उसमें स्कोर की थी, और वो जो टॉप रन गेटर्स थे उनके अंदर भी वो हुसैन तलत का नाम आया था। उससे पहले हुसैन तलत डोमेस्टिक में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली जो PSL हुई है उसमें मतलब कोई ऐसा मैच तो नहीं है कि जो वो जितवाने में कामयाब हों, लेकिन वहाँ भी उनकी 2-3 अच्छी बारियां ज़रूर हैं। तो हुसैन तलत की परफॉर्मेंस तो है कि उनको टीम में सिलेक्ट किया जाए, लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में सिलेक्ट हुए हैं। कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है रिसेंट पास के अंदर जिसकी वजह से मोहम्मद नवाज जो है वो टीम में वापस आ गए हैं। हुसैन तलत जो है उनके हवाले से एक बात याद रखेंगे, जो बांग्लादेश की सीरीज़ है उसमें क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, 140, 150, 160 तक वहाँ पर रन जो है वो रहते हैं अक्सर शेर बंगला स्टेडियम में। तो वहाँ पर इस तरह के प्लेयर्स को जिनको इनिंग्स प्रोलॉन्ग करनी आती हो और वो मिडल में आके कुछ स्टेबिलिटी का फैक्टर भी जो है वो फराहम कर सकें, तो हुसैन तलत इस रोल के अंदर हमें दिखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ, इन दोनों में से एक ही आपको खेलता हुआ नजर आएगा ऑलराउंडर। अच्छा। और फ़हीम अशरफ चूँकि वहाँ पर लीग के अंदर परफॉर्मेंस दे चुके हैं, और मतलब पीसीबी की जो मंतकें हैं उनमें से एक मंतक ये भी थी कि हमने चैम्पियंस ट्रॉफी की जो टीम थी वो हमने उस लीग परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बनाए थे जो बांग्लादेश में हुई थी, तो वहाँ की पिचों से फैमिलियरिटी जो है वो फ़हीम अशरफ की ज़्यादा है। तो अब देखना ही होगा कि इन दोनों में से कौन सा प्लेयर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता है। इन दोनों में से एक ही प्लेयर आपको नजर आएगा प्लेइंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तनोल साहब, ये जो हमारे पास एक एडिशन हुआ है मोहम्मद नवाज का, ये किस कारकर्दगी की बेस पे मोहम्मद नवाज को वापस लाया? अगर इनको बाहर किया गया तो क्या वजह थी, और अब वापस लाएं तो क्या वजह है? इस बारे किसी से बात हुई है आपकी? साहब की लाइन जरा ड्रॉप हो गई है, दोबारा से ट्राई करते हैं। मोहम्मद नवाज को टीम में रखने में एक फैक्टर तो यकीन हो सकता है, और वो ये है कि शादाब खान के सूरत में एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो आपके टीम से बाहर हुआ।
तो उसको रिप्लेस करने के लिए किसी एक्सपीरियंस प्लेयर का ही आना ज़रूरी था। और साथ में अगर आप देखेंगे नवाज़ के जो कंपेटिटर्स हैं उनमें सुफियान मुकीम हैं, वो सिलेक्ट हो गए हैं वो, लेकिन एक टिपिकल स्पिन बॉलर हैं, वो बैटिंग नहीं कर सकते। साथ में फैसल अकरम है जिनको चांस दिया गया जिम्बाब्वे के साथ, उनके साथ भी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लें और एंड पे आके जो है वो मैच फिनिश भी करके देने की ज़रूरत पड़े तो नवाज़ यहाँ पर भी उनसे मुमताज़ दिखाई देते हैं। उसके अलावा कासिम अकरम एक नाम हो सकता था जिनको टीम में लाया जा सकता था, लेकिन ये सारे वो नाम हैं कि जिनके साजिद खान के बारे में भी ये बात हो रही है कि वो भी इस रोल को निभा सकते थे, हिटिंग तो वो भी कर लेते हैं। लेकिन नवाज़ क्योंकि T20 के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास एक्सपीरियंस का बैगेज भी है और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि नवाज़ की टीम में शामिल होने के जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सारे पूरे थे। जी हाँ, एक्सपीरियंस बहाल एक फैक्टर है कि जिसकी बुनियाद पर हो सकता है कि मोहम्मद नवाज़ को तरजीह दी गई हो इन प्लेयर्स। अच्छा, आपने कहा कि साहिबजादा फरहान जो है ना कीपिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, विच मीन्स श्योरली मोहम्मद हारिस जो है वो तीनों T20 खेलेंगे बीइंग विकेट कीपर, एज विकेट कीपर, और साहिबजादा फरहान की ओपनिंग स्लॉट में भी जगह नहीं बन रही क्योंकि ऊपर साइम और फ़खर हैं, या फ़खर तीसरे चौथे पे भी आते हैं, तो समझते हैं कि फरहान की जगह ऊपर बन जाएगी। देखिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग है ना, बांग्लादेश के अंदर इस वक्त 4 ऑप्शन है हमारे पास, शाइम अयूब हैं, फ़खर जमान हैं, मोहम्मद हारिस हैं और साहिबजादा फरहान हैं। इनमें से ज़ाहिर है कि 2 लोग स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक फास्ट विकेट का ताल्लुक है, जहाँ पर पेस से आमतौर पर बांग्लादेश में सो इस तरह होता है कि आमतौर पर पहला ओवर ही चूँकि स्पिन बॉलर करवाता है, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन इस तरह की होती हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि किस किस्म की पिचेज बनती हैं, और अगर फास्ट पेस के साथ आने वाले बॉलर जो वहाँ पर जो आगाज़ किया उन्होंने पावर प्ले के अंदर, तो हो सकता है कि साहिबजादा फरहान हमें नजर आए। लेकिन अगर स्पिन के साथ टीमें जाना ऑप्ट करेंगी तो उसमें फिर देखना पड़ेगा कि साइम अयूब के साथ फ़खर जमान को भी स्टार्ट कराया जा सकता है और मोहम्मद हारिस को भी स्टार्ट कराया जा सकता है। लेकिन मोहम्मद हारिस इन सारों में से मतलब अगर हम टेक्निकली देखें, टेक्निक वाइज हम देखें तो मोहम्मद हारिस हमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल भी नज़र आते हैं इन चारों में से। उनके बारे में कोई ऐसी आप एश्योरिटी नहीं दे सकते कि वो आज जाएंगे और आपको लंबी इनिंग खेल कर देंगे, क्योंकि वो तो कभी कभार एक ऐसा शॉट मार देते हैं एक ऐसी कंडीशन के अंदर कि जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, विकेट कीपिंग एक ऐसा उनके पास एडवांटेज है, और विकेट कीपर जो अवेलेबल विकेट कीपर हैं उनमें वो विकेट कीपिंग के एतबार से बेहतर भी हैं बाकी सारों से। तो विकेट कीपिंग एक ऐसा फैक्टर है कि उसकी बुनियाद पर हारिस को टीम में रखना मजबूरी बन जाएगी इनकी। अच्छा जी, अब स्पिन कंडीशन से निकल के जरा फास्ट कंडीशन की तरफ आए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच, सीरीज 1-1 से बराबर है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। इंटरेस्टिंग बात यह है इस मैच में कि जोफ्रा आर्चर की 4 साल के बाद वापसी हो रही है, और बेन स्टोक्स को जैसे पता चला कि वो अपने आप को फिट करार दे रहे हैं, पैनल ने क्लियर कर दिया, उन्होंने फौरी तौर पर इनकी इंक्लूजन जो है वो कर दी है। तो 4 साल अहमद सही साहब गालिबन जोफ्रा आर्चर। जी हाँ, 2021 में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था अहमदाबाद में, इंडिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला था, उसमें इन्हें शुभमन गिल की विकेट भी हासिल की थी। उस टेस्ट मैच में जो रूट ने 5 खिलाड़ी आउट किए थे, क्योंकि इंडिया में स्पिन विकेटें बनती हैं। तो जोफ्रा आर्चर जो है वो अब 4 साल के बाद, उनको पहले बैक की इंजरी हुई, फिर उनको एल्बो की इंजरी हुई, और अब उसकी रिकवरी करने के बाद लास्ट मंथ जो है वो सेसेक्स की जानिब से एक 4-डे मैच भी उन्होंने खेला, इसमें उन्होंने 18 ओवर करवाए, और उसके बाद पूरी तसल्ली करने के बाद उनका जो पूरा रिहैब है उसको कंप्लीट करने के बाद उनको रेड बॉल क्रिकेट में लाया जा रहा है। और जोफ्रा आर्चर ने खुद भी ये कहा है कि मैं रेड बॉल क्रिकेट का बैगेज जो है उसको बर्दाश्त करने के लिए अपनी बॉडी को तैयार पाता हूँ। 2019 की अगर एशेज सीरीज को मैं आपको याद दिलाऊं तो उसमें भी एजबेस्टन में इस तरह हुआ था कि स्टीव स्मिथ ने दोनों इनिंग में सेंचुरी स्कोर कर दी थी, और उसके बाद फिर इंग्लैंड ने किया था कि जोफ्रा आर्चर का डेब्यू करवा दिया था, और फिर जोफ्रा आर्चर ने आगे जो हशर किया था स्टीव स्मिथ के साथ, वो फिर सारी दुनिया ने देखा था। कभी उनके हेलमेट के ऊपर बॉल लग रही है, कभी कंधे के ऊपर बॉल लग रही है, कभी वो कोनी पर बॉल खा रहे हैं, लेकिन स्टीवन स्मिथ की भी दाद देना होगी कि उसके बावजूद उन्होंने पिच नहीं छोड़ी और वहां पर उन्होंने एक लंबी इनिंग खेली। तो इंडियन बैटर्स का यकीनन इम्तिहान होने जा रहा है लॉर्ड्स के अंदर, और हमें ये लग रहा है कि वहां पर विकेट भी तेज बनेगी। बिल्कुल ठीक है जी, 4 साल, और ये बहुत से लोगों के लिए मैसेज है कि कंप्लीट किया, 4 साल का इंतजार किया और वापस आए हैं। लेट्स सी परफॉर्म करते कि नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।